नमस्कार। आज हम जिस विषय वस्तु पर बात करने जा रहे हैं वह है विचलनशीलता यानी कि वेरिएबिलिटी। तो ये वेरिएबिलिटी क्या है, किन लोगों के काम आती है? जो लोग किसी भी तरह की रिसर्च से जुड़े हुए होते हैं, जो लोग बीए एजुकेशन, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन और विभिन्न शोध से संबंधित कार्य करते हैं, जो लोग सांख्यिकी से जुड़े हुए होते हैं, सभी के लिए एक चिर परिचित शब्द है विचलनशीलता। यह विचलनशीलता एक्चुअली माध्य से विचलन को दर्शाती है। जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अध्ययन किया जाता है तो अंक वितरण के मध्यमान के बारे में अधिगमित होता है। परिणामों से विचलन भी देखने को मिलता है। कुछ वितरणों में अंक मध्यमान के निकट और कुछ में दूर तक फैले हुए दिख पड़ते हैं। जब किसी अंक वितरण के विविध अंक अपेक्षाकृत अपने मध्यमान के निकट रहते हैं और तो विचलनशीलता कम होती है, वेरिएबिलिटी कम होती है। लेकिन जब अंकों का विस्तार मध्यमान से अपेक्षाकृत दूर दूर तक फैला होता है तो यानी कि विचलित रहता है, तब अंक वितरण की विचलनशीलता अधिक होती है और इस वेरिएबिलिटी जो है उस वेरिएशन का ही एक नाम है। एक तथ्य ध्यान में आ रहा है कि हम यकीन तो करें सांख्यिकी पर, सांख्यिकी अभी विकास की ओर है और बहुत सारे शोध इसमें किए जाने हैं, जिसमें कि मध्यमान या औसत एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन आप ये देखिए, कभी कभी स्थितियां बहुत प्रतिकूल भी हो जाती हैं, इसलिए विचलन का पता होना बहुत जरूरी है। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक दरिया था। दरिया मान लीजिए इस तरह का दरिया था जो कि उथला था और एक जगह पर ज़्यादा गहरा था और उसके बाद फिर ये उथला था। तो ये जो दूरी थी ये 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर थी और यहाँ पर 3 मीटर थी। तो आप देखिए, जब इसका औसत निकाला गया और 50 जगह की माप के आधार पर औसत निकाला गया तो वो औसत आया 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये सोच करके कि 60 सेंटीमीटर इसकी गहराई है और दरिया पार करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर आकर के हम डूब जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें सारे समंकों पर ध्यान देना है। और अगर हमने मध्यमान निकाल भी लिया है तो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आज के हिसाब से, लेकिन उस औसत का भी हम ध्यान रखेंगे और औसत का विचलन कितना है इसका हम मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। तो एक विचारक हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनका नाम है लिंडक्विस्ट। ये महोदय कहते हैं विचलनशीलता के संबंध में कि वेरिएबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच द स्कोर टेंड्स टू स्कैटर और स्प्रेड एबव एंड बिलो द एवरेज। इसका हिंदी आशय हुआ कि विचलनशीलता वह अभिसीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे व ऊपर वितरित रहते हैं, यानी कि विचलित रहते हैं या वितरित रहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ये समझिए कि जो भी मध्यमान है वो फाइनली या 100% सही नहीं है और उससे अगर हम विचलन निकाल ले रहे हैं, कितना विचलन है, तो जहां कम विचलन है वो ज्यादा काम का है और जहां ज्यादा विचलन है वो काम का नहीं है। तो इसलिए हमें इस विचलन को ज्ञात करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। एक और विचारक हुए हैं स्पीगल महोदय। तो स्पीगल महोदय क्या कहते हैं इस संदर्भ में, आइए उस पर भी विचार कर लेते हैं। स्पीगल महोदय विचलनशीलता के संबंध में कहते हैं कि वह सीमा जहां तक आंकड़े अपने मध्यमान मूल्य के दोनों ओर प्रसार की प्रवृत्ति रखते हैं, आंकड़ों का विचलन कहलाती है। इसका आंग्ल अनुवाद सुनिए कि द एक्सटेंट टू विच डाटा टेंड टू स्प्रेड ऑन आइदर साइड of its mean value is called variability of data। तो बहुत ही स्पष्ट है कि जो भी वितरण है उसके दोनों ओर जो वितरण होता है, जो हमें समंक प्राप्त होते हैं, अंक दिए जाते हैं, तो उससे जब हम मध्यमान निकालते हैं तो उसकी किस तरफ विचलनशीलता अधिक है। अगर विचलनशीलता अधिक दिख रही है इसका मतलब कि वो व्यवस्थित नहीं है और जहां कम विचलनशीलता वो ज्यादा अच्छा है। एक और विचारक हुए हैं गैरट महोदय। सभी
जिन्होंने भी शिक्षा शास्त्र गहन अध्ययन किया है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, गैरट महोदय की पुस्तक पढ़ी होगी, तो गैरट महोदय विचलनशीलता के संबंध में कहते हैं कि विचलनशीलता से तात्पर्य आंकड़ों के वितरण या प्रसार से है। यह वितरण आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। आप समझिए, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने कि क्या है ये विचलनशीलता। तात्पर्य आंकड़ों के वितरण या प्रसार से है। यह वितरण आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। इसका आंग्ल वर्जन सुन लें। वेरिएबिलिटी रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड ऑफ डाटा। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। बहुत ही सरल, अच्छी, व्यवस्थित परिभाषा है गैरट महोदय की। तो इस वेरिएबिलिटी का हमें ध्यान रखना है और जहां पर कम वेरिएबिलिटी देखने को मिले वह परिणाम ज़्यादा अच्छे हैं। आइए अब हम विचार कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता को मापने की विधियां। विचलनशीलता को मापने के लिए मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में बांटते हैं। अगर मान लीजिए हम ये विचलनशीलता निकाल रहे हैं, वेरिएबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसको हम दो तरीके से नापते हैं। और एक तरफ है, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष माप। निरपेक्ष माप। और दूसरी वाली को हम ठीक इसका उल्टा क्या कहते हैं, सापेक्ष माप। तो निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप दो तरह की हैं और इसमें जो है इसके चार चार हिस्से हैं। जैसे मान लीजिए इसके जो है हिस्से हैं, एक, सबसे पहले प्रसार, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज। दूसरी बात है चतुर्थांक विचलन, जो हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थांक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। और तीसरा है माध्य विचलन, जिसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। क्या, माध्य विचलन, जिसे हम मीन डेविएशन कहते हैं। और एक है मानक विचलन, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे इतने इतने बड़े हैं कि इनके बारे में अलग अलग बात करना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो निरपेक्ष माप में कौन कौन सा है, प्रसार यानी कि रेंज, और ये क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थांश विचलन, ये मीन डेविएशन माध्य विचलन, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो क्या नाम है, मानक विचलन। इसी तरह से जो हम सापेक्ष माप है, सापेक्ष माप में इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इस तरह से इसके भी ये चार हिस्से हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इनका हम कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज है ना, इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ एमडी, मीन डेविएशन, सबका हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इस तरह से हम ये ज्ञात करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं, इन्हें यहाँ पर समाहित करना और इसका विस्तार बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगने वाला है। तो इसमें से हम एक एक लेकर के आगे आपके सामने रखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, कैसे निकाला जाता है। तो लेकिन हमें ये ध्यान जरूर होना चाहिए कि जो निरपेक्ष माप है, जैसे रुपए पैसे की व्यवस्था है, मीटर है, लंबाई है, किलोग्राम है, इन सबको जो है हम इसमें रखते हैं। तो ये सब जो है इसमें आएगा। इसमें प्रसार है यानी रेंज है, चतुर्थांश विचलन है, माध्य विचलन है और मानक विचलन है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी है, क्वार्टाइल डेविएशन है, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। अब ये सब जो कुछ भी हम ज्ञात करते हैं, और विचलनशीलता जो कि इतनी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको ज्ञात करने के उद्देश्य क्या है, आखिर हम करते क्यों हैं, विचलनशीलता क्यों पता करते हैं। पहले तो हमने सीधे सीधे मीन निकालना सीखा था, औसत निकालना सीखा था। और औसत की जब शुरुआत हुई तब तो हमने ये देखा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ चावल बन रहे हैं, तो एक चावल निकाल के देख लिया कि वो पक गया कि नहीं, तो वो पूरे का प्रतिनिधित्व करता था।
बाद में हमने देखा कि स्थिति ऐसी नहीं है और जटिल भी है कि भाई एक जगह की दाल पक रही है, एक की नहीं पक रही है। इसका मतलब कि एक औसत के माध्यम से ये नहीं कह सकते कि सबकी दाल जो है 10-15 मिनट में पक जाएगी। तो हमें अलग अलग तरह के मीन यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जैसी चीज निकल करके आई और मीडियन मोड वगैरह अस्तित्व में आए। तो यहाँ पर अब वो जो निकल करके आए वो सत्य के कितने नजदीक है, इसको ज्ञात करने के लिए विचलनशीलता का जन्म हुआ। तो विचलनशीलता ज्ञात करने के उद्देश्य क्या है, आइए संक्षेप में इस पर भी विचार कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिटरमाइनिंग डेविएशन या वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता। तो विचलनशीलता सांख्यिकी परिक्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे हम परिणामों की सटीक स्थिति समझने में सक्षम हुए हैं। सुविधाजनक अध्ययन हेतु विचलनशीलता के अधोलिखित उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहली बात है कि मध्यमान की विश्वसनीयता हेतु, फॉर रिलायबिलिटी ऑफ मीन। सांख्यिकी विश्लेषण में विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण कारक है। यह समूची गणना का दिशा निर्धारक है। अगर किसी श्रृंखला में विचलन कम है तो कहा जाता है कि यह मध्यमान अंक जो है वितरण का सही प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत यदि श्रृंखला में अधिक विचलन दृष्टिगत होता है, दूर दूर है, इससे आशय यह है कि यह मध्यमान अंक वितरण का सही प्रतिनिधित्व करने में अक्षम है। इस प्रकार मध्यमान की विश्वसनीयता की पुष्टि होती है, यानी कि अगर वो जो विचलन है वो कम है तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा विश्वसनीय होगा। दूसरी बात, यथार्थ से निकटता हेतु, टू बी क्लोजर ऑफ रियलिटी। मध्यमान एक प्रतिनिधिकारी शक्ति है और इसका यथार्थ बोध सत्य के निकट लाता है। इसके मापन द्वारा ही यह जाना जाता है कि कौन सा परिणाम सत्य के अधिक निकट है। विचलनशीलता का यह मापन अन्य विविध गणितीय विश्लेषण का आधार बनता है। आप समझिए कि मीन की आवश्यकता सभी जगह पड़ती है और बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जब हम इसमें डेविएशन पता कर लेते हैं, यथार्थ के निकट पहुंच जाते हैं, तो सारी सांख्यिकी गणना बहुत सरल हो जाती है। और जितनी भी हम गणितीय विश्लेषण करते हैं उन सबके बेस के रूप में यह काम करता है और उन्हें ज्ञात करना सरल, सुबोध और लाभकारी बन जाता है। इसलिए ये गणितीय विश्लेषण के लिए आवश्यक है, यथार्थ से निकटता के लिए आवश्यक है। दूसरा उद्देश्य ये हुआ। एक और उद्देश्य कि विविध श्रृंखलाओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु, फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस सीरीज, यानी कि जो बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं उनमें तुलनात्मक स्टडी कि किस में कितना डेविएशन है, किस में कितनी विचलनशीलता है, इसको पता करके और फिर हम जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यहाँ कम विचलनशीलता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो विविध श्रृंखलाओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु विचलनशीलता का अध्ययन ही दो या अधिक श्रृंखलाओं के तुलनात्मक अध्ययन में सक्षम बनाता है। यदि विचलनशीलता उच्च कोटि की है तो यह स्वीकार किया जाता है कि यहाँ आंकड़ों का सामंजस्य उच्च नहीं है, और जब विचलनशीलता निम्न कोटि की है तो इसका आशय यह है कि श्रृंखला के जो आंकड़े हैं वो सही ढंग से समायोजित हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विचलनशीलता के अध्ययन ने सांख्यिकीय विश्लेषण के क्षेत्र में हमें अधिक विश्वसनीय और पुष्ट बनाया है। इससे परिणाम यथार्थ के अधिक निकट पहुंचे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मैंने विचलनशीलता के बारे में बताने का प्रयास किया है, अगर आप इसे लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गूगल पर educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा, और यहाँ पर यह एजुकेशन आचार्य पर उपलब्ध है ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।